साल 2014 भारत का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगभग तैयार हो चुका था, जिसके लिए रशिया ने टेक्नोलॉजी दी, जिसमें भारत ने हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन अचानक ये प्रोजेक्ट रुकने लगा। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, एनजीओज एक्टिव हो गए। फिर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और आईबी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पहुंची तो उसमें सामने आया कि कुडनकुलम पावर प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले 11 एनजीओज में से 8 एनजीओज एफसीआरए रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें यूरोप बेस्ड डोनर से फंडिंग मिल रही है और उसकी वजह से देश की जीडीपी ग्रोथ हर साल लगभग 2 से 3% तक अफेक्टेड हो रही है। इसी रिपोर्ट में एक और केस मेंशन था। दिसंबर 2010 में एनपीसीआईएल और फ्रांस की न्यूक्लियर कंपनी एरेवा ने लगभग $9.3 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया। प्लान था महाराष्ट्र के जैतापुर में 9,900 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता तो उस वक्त ये दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से एक होता। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट की वजह से रुक गया और आईबी की रिपोर्ट में इसे भी उसी कोऑर्डिनेटेड एनजीओ नेटवर्क का काम माना गया, जिसका एम भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्लो या डिरेल करना था। इस रिपोर्ट में कई और भी केसेस मेंशन थे, जिसे देखने के बाद भारत को पहली बार एहसास हुआ कि कभी-कभी बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक बैंक ट्रांसफर्स हो सकते हैं, क्योंकि जब भी पैसा आता है ये अपने साथ प्रेशर और इन्फ्लुएंस लेकर के आता है। और ये कोई नई बात नहीं है, भारत के साथ दुनिया के और भी देशों में ऐसा दशकों से हो रहा है। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो भी दुनिया में शांति नहीं आई। एक नया युद्ध शुरू हो गया, कोल्ड वॉर, जिसमें एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। लेकिन इस बार लड़ाई टैंकों और मिसाइलों से कम विचारों से ज्यादा लड़ी जा रही थी। अमेरिका चाहता था कि दुनिया कैपिटलिज्म अपनाए, सोवियत यूनियन चाहता था कि कम्युनिज्म फैले, और यहीं से शुरू हुआ इन्फ्लुएंस वॉरफेयर। 1950 की बात है, जर्मनी में कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम नाम की एक संस्था बनाई गई, जिसका काम था मैगजीन छापना और कॉन्फ्रेंसेस एंड कल्चरल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना। देखने में ये इंटेलेक्चुअल्स का एक प्लेटफॉर्म लगता था, लेकिन 1967 में पता चला इसे सीआईए सीक्रेटली फंडिंग दे रही थी ताकि दुनिया भर में कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस को रोक सके। अब सोचो, अगर यही काम अमेरिका सामने आकर करता तो उसमें बहुत रिस्क होता, पर उसी काम को सीआईए ने फंड करके मैनेज कर लिया। आप एक और एग्जाम्पल देखो। 1999 में कोसोवो वार के दौरान नेटो ने सर्बिया पर 78 डेज तक एयर स्ट्राइक्स की। नेटो का कहना था कि प्रेसिडेंट स्लोबोदान की सरकार कोसोवो में रहने वाले एथनिक अल्बेनियंस पर अत्याचार कर रही। नेटो को उम्मीद थी कि प्रेसिडेंट स्लोबोदान सत्ता छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर साल 2000 में जब लाखों स्टूडेंट्स ने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ऑटपोर नाम का मूवमेंट शुरू किया तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस प्रोटेस्ट को फंड और ट्रेनिंग दी और प्रेसिडेंट को सत्ता छोड़नी पड़ गई। यानी जो काम बॉम्ब से नहीं हुआ वो प्रोटेस्ट को फंड करने से इजीली हो गया। सेम चीज जॉर्जिया और यूक्रेन जैसे देशों में भी रिपीट हुई और इस पैटर्न को नोटिस करते हुए अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जेन शार्प ने एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि जनता का कोऑपरेशन होता है। अगर लोग एक साथ प्रोटेस्ट करें और सरकार को सहयोग करना बंद कर दें तो बिना हथियार उठाए भी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एनिमी कंट्रीज इस फॉरेन फंड का मिसयूज सबसे ज्यादा करती है। इसलिए सभी डेमोक्रेटिक कंट्री ने ऐसे फॉरेन फंड को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए और भारत में भी एफसीआरए कानून की नींव यहीं से पड़ी। देखिए, कोल्ड वॉर के समय भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा था, यानी ना अमेरिका की तरफ ना सोवियत यूनियन की साइड। लेकिन इन दोनों सुपर पावर्स के लिए भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। इसलिए रिसर्च, सोशल वर्क और रिलीजियस एक्टिविटीज के नाम पर फॉरेन मनी भारत के अलग अलग सेक्टर्स तक पहुंचने लगी थी। 1976 में भारत ने पहली बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए बनाया। तब इसका एम सिर्फ ये जानना था कि पैसा कहां से आ रहा है, किसके पास जा रहा है और इसका किस काम में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट आया तो एनजीओज की संख्या काफी तेजी से बढ़ी, इंटरनेशनल फाउंडेशंस का विस्तार हुआ और फॉरेन डोनेशंस भी तेजी से बढ़ने लगा। इसलिए 2010 में भारत ने एफसीआरए को फिर से रिन्यू किया, जिसमें फॉरेन फंडिंग लेने वाले हर इंडियन एनजीओ के लिए रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया गया और रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड था। साथ ही रिपोर्टिंग और कंप्लायंसेस भी काफी बढ़ा दी गई। फिर 2020 में भी इसमें 3 चेंजेस हुए। कोई एनजीओ विदेश में मिला पैसा किसी दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर भी लिमिट लगा दी गई। पहले फॉरेन फंड का 50% तक ऑफिस एक्सपेंसेस में खर्च हो सकता था, लेकिन अब सिर्फ 20% ही खर्च किया जा सकता है। और सबसे बड़ा बदलाव, अब फॉरेन फंडिंग सिर्फ एसबीआई की न्यू दिल्ली मेन ब्रांच वाले एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में आएगी, ताकि पूरा मनी ट्रायल ट्रैक हो सके। फिर 2025 में भी इसमें कुछ चेंजेस हुए। जैसे अगर किसी एनजीओ को प्रायर परमिशन के जरिए फॉरेन फंड मिलता है तो 3 साल के अंदर वो पैसा रिसीव करना होगा और परमिशन मिलने की तारीख से 4 साल के अंदर उसे उसी पर्पज के लिए खर्च भी करना होगा। यानी पैसा सालों तक बैंक में पड़ा नहीं रह सकता है। लेकिन एक समस्या और भी थी, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था
तो उसकी फॉरेन फंडिंग तो रुक जाती थी, लेकिन पहले से फॉरेन मनी से खरीदी गई करोड़ों की प्रॉपर्टी, ऑफिसेज, व्हीकल्स, इक्विपमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर रहते थे। अभी का प्रपोज्ड एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 इसी गैप को भरने की कोशिश करता है, जिसका एम ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सोवेरेनिटी, जेन्युइन वर्क और पब्लिक कॉन्फिडेंस गेन करना है। पर जैसे ये बिल पार्लियामेंट में आया, कर्नाटका और मिजोरम जैसे राज्यों में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे और अब यूएस लॉ मेकर्स भी इसके लिए कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। पर सोचो, जिस देश में फॉरेन फंडिंग के ऐसे केसेस हैं जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी और ग्रोथ को स्लो करना चाहते हैं, तो क्या भारत को उसे ट्रैक और रेगुलेट करने के लिए और स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाने चाहिए? देखिए, शुरुआत में हमने जिस कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट केस का जिक्र किया था, इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम था यूएस एजुकेटेड डॉक्टर एसपी उदय कुमार का, जो नेशनल अलायंस ऑफ एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट्स और पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी ग्रुप के कोऑर्डिनेटर थे और इन्हें फादर एम्ब्रॉयज की संस्था तूतीकोरिन मल्टीपर्पज सोशल सर्विसेज सोसाइटी और तूतीकोरिन डिसेशंस एसोसिएशन का भी सपोर्ट मिला था। लेकिन रिपोर्ट में मेंशन है, जिन एनजीओज ने कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, फाइनेंशियल ईयर 2006-7 से 2010-11 के बीच इन 8 एनजीओज को लगभग 80 करोड़ की फॉरेन फंडिंग मिली, जिसमें करीब 43 करोड़ यानी लगभग 53% सिर्फ टीएमएसएस को मिली और लगभग 20 करोड़ यानी करीब 25% टीडीओ को मिले। यानी कुल फंडिंग का लगभग 78% केवल 2 संस्थाओं के पास गया। और इस प्रोटेस्ट में ग्रीन पीस इंडिया एनजीओ भी इन्वॉल्व था, जिसे एम्स्टरडैम बेस्ड ग्रीन पीस इंटरनेशनल यूएस बेस्ड क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन से फंडिंग मिलती थी। फिर इसी ग्रीन पीस इंडिया ने आगे चलकर महान कोल ब्लॉक के अगेंस्ट एक बड़े लेवल पर कैंपेन चलाया और इनका एम मुंद्रा, कोरबा और रायगढ़ जैसे दूसरे कोल प्रोजेक्ट्स को भी टारगेट करने की थी। सोचो, ये वो समय था जब भारत का कोल सेक्टर और जीएम क्रॉप्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर इनके अगेंस्ट लगातार कैंपेन चलाकर इन प्रोजेक्ट्स को रोका जा रहा था। अब कंपैशन इंटरनेशनल का आप केस देखो। ये अमेरिका के क्रिश्चियन चाइल्ड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत 1952 में कोरियन वॉर के बाद हुई थी और भारत में ये 1968 से काम कर रही थी। हर साल इसे लगभग $50 मिलियन की फॉरेन फंडिंग मिलती थी। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 2011-12 में यह देश में सबसे ज्यादा फॉरेन फंड्स पाने वाले एनजीओज में से एक थी। फिर 2011 में इसके एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन करुणा बाल विकास का इनकम टैक्स ऑडिट हुआ। लगभग $18 मिलियन का टैक्स डिमांड किया गया और इस पर आरोप था कि चैरिटेबल ट्रस्ट होने के बावजूद भी ये रिलीजियस एक्टिविटीज कर रही थी। इसके बाद कंपैशन ईस्ट इंडिया पर भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज के आरोप लगे। फिर दोनों पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए रिन्यूअल भारत ने रिजेक्ट कर दिया। 2021 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए रिन्यूअल नहीं किया गया। ये वही संस्था है जिसे मदर टेरेसा ने शुरू किया था, पर इस पर भी आरोप है कि संस्था रिलीजियस कन्वर्जन में इन्वॉल्व है और एफसीआरए कंप्लायंसेस की वजह से इसका एफसीआरए रिन्यू नहीं हुआ है। इन सब के अलावा नीदरलैंड्स की ऑर्गेनाइजेशन कॉर्ड एड ने नॉर्थ ईस्ट में भारत के डैम्स और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट कैंपेन चलाई। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं की फंडिंग भी रेगुलेटरी रिव्यू के दायरे में आई। जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया और इस तरह से 2014 के बाद करीब 10,000 से अधिक एनजीओज के एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए, जिनका मेन रीजन था नॉन कंप्लायंस, एनुअल रिटर्न्स जमा न करना, रेगुलेटरी वायलेशंस और कुछ मामलों में मिसयूज के एलिगेशंस। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बेहद जरूरी है। इन सभी मामलों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फॉरेन फंडिंग लेने वाले हर ऑर्गेनाइजेशन गलत है। अभी भारत में 16,000 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन हर साल विदेश से हजारों करोड़ रुपए लेकर के एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ और रिसर्च जैसे काम कर रहे हैं। ये लॉ कहीं से भी फॉरेन फंडिंग को भारत में इलीगल नहीं बना रहा है, पर असली सवाल हमेशा एक ही रहता है, क्या उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ सोशल वर्क के लिए हो रहा है? क्या उसके जरिए किसी देश की पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, पब्लिक ओपिनियन या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है? और शायद यही वजह है कि भारत इस मुद्दे पर अकेला नहीं है। अमेरिका के पास फारा है, ऑस्ट्रेलिया के पास फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी स्कीम है, कनाडा अपना फॉरेन इन्फ्लुएंस रजिस्ट्री बना रहा है, जॉर्जिया ने फॉरेन एजेंट लॉ पास किया है, चाइना ने फॉरेन एनजीओ रूल्स और नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को और स्ट्रिक्ट किया है। यानी दुनिया की लगभग हर डेमोक्रेसी एक ही बात कह रही है, फॉरेन फंडिंग स्वीकार की जा सकती है, लेकिन फॉरेन फंडिंग के साथ हिडन फॉरेन एजेंडा कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा इंसाइट है। एफसीआरए का मूल उद्देश्य फॉरेन मनी को रोकना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे इन्फ्लुएंस को समझना है, क्योंकि इतिहास बार बार यही सिखाता है कि किसी देश को हमेशा टैंक्स, मिसाइल्स या बॉम्ब से कमजोर नहीं कर सकता। कई बार पब्लिक ओपिनियन, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, फाइनेंशियल फ्लोज और इन्फ्लुएंस ऑपरेशन भी उतने शक्तिशाली हथियार बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप एफसीआरए पर कोई नई बहस सुने तो सिर्फ ये मत पूछिए कि फंडिंग क्यों रोकी जा रही है। असली सवाल ये है, जब दुनिया की हर डेमोक्रेसी अपने लोकतंत्र को सिर्फ
बॉर्डर से नहीं बल्कि फॉरेन इन्फ्लुएंस से भी बचाने की कोशिश कर रही है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आप इस पर क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।